हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब क्लासेस में। तो हमने वर्ण विचार में बात की थी व्यंजनों की। व्यंजनों को आगे पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो व्यंजन के भेद हैं वो कितने होते हैं आपके, तो 8 भेद होते हैं यहाँ पर। पहला हम देखते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन हम किनको कहते हैं, जिनमें शरीर के किसी न किसी अंग को स्पर्श करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क वर्ग होता है, क वर्ग, आपका ट वर्ग, त वर्ग और आपका प वर्ग, इन 4 वर्गों के प्रथम 4 वर्ण क्या होते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा पहले 4 वर्ण इसके क्या होते हैं आपके, तो स्पर्शी व्यंजन यहाँ पर ये कहलाते हैं। अगला देखो संघर्षी और संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संघर्षी व्यंजन हमारे 4 होते हैं। संघर्षी व्यंजन हम कहते हैं किसको हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण इतने पास आ जाते हैं जिससे हवा का मार्ग सकड़ा हो जाता है और हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, ये क्वेश्चन रखा जाता है यहाँ पे। तो तीनों स और आपका ह, जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं वही क्या होते हैं बच्चे, आपके संघर्षी व्यंजन यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, अगला तीसरा जो हमारा इसका भेद है वो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जो आपने ऊपर छोड़ दिए थे, च वर्ग को आपने छोड़ दिया था। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आपके क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं। स्पर्श संघर्षी हम किसको कहते हैं, जिन व्यंजनों का स्पर्श का समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे देखो क्या कहता है, चौथा भेद इसका क्या है, नासिकीय व्यंजन कौन सा होता है। नासिकीय व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, नासिकीय व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नासिकीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हवा यहाँ पर नाक से भी बाहर निकलती है, तो यानी ग हो गया आपका, य हो गया, अण, न, म, ये सारे क्या होते हैं बच्चे, ये नासिकीय व्यंजन में आ जाते हैं। अगला पांचवा भेद है पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग मसूड़ों को स्पर्श करता है और हवा पार्श्व के आसपास से निकलती है, यानी कि अगल बगल से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ये एक ही वर्ण होता है, कौन सा आपका, ल। याद रखना आपने, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला जो इसका भेद है वो है आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसको कहा जाता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकंपित कहते हैं। ठीक है, और प्रकंपित के साथ साथ यानी कि प्रकंपित और लुंठित कौन सा होता है हमारे पास, तो एक ही होता है, कौन सा, र। अब बात आती है कि लुंठित किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा वेलन की तरह गोल हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लुंठित। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा प्रकंपित क्या होता है, जिसमें 3-4 बार कंपन करना पड़ता है, और लुंठित क्या होता है, जिसमें हमारी जीवा क्या हो जाती है, जब भी हम र बोलते हैं र, तो जीव थोड़ा सा पीछे मुड़ जाती है, तो यानी कि बेलन की तरह गोल हो जाती है, तो वो भी कौन सा वर्ण होता है आपका, वो भी आपका एक ही होता है, कौन सा, र होता है। अगला हमारा 7वां भेद यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है। याद रखिएगा उत्क्षिप्त का कई बार अर्थ पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा झटके से नीचे गिरती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसी को हम बच्चे क्या कहते हैं, इसी को हम ताड़न जात भी कहते हैं। ताड़न जात व्यंजन भी होता है ये, ताड़न जात। और इसी को हम विकसित भी कहते हैं, विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन भी यही होता है, विकसित, जो कि इसको बाद में बनाया गया था, तो विकसित व्यंजन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सा होता है, अढ़ और अढ़। देखो जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो जीवा झटके के साथ क्या होती है, नीचे गिरती है ना, अढ़ और अढ़। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन में अढ़ और आपका अढ़ आ जाएगा, तो याद रखिएगा। और ये जो अढ़ और अढ़ है, इसका यूज़ हमेशा तत्सम में नहीं होता है, बल्कि तद्भव में इसका प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखो 8वां भेद है इसका संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, उन्हें हम क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन स्वरों जैसे बोले जाते हैं उसे हम अर्धस्वर कहते हैं। देखिए अब देखो संघर्षहीन क्या है, क्योंकि इसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो ये 2 होते हैं आपके, कौन कौन से, य और व, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आपके य, र, ल और व, ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी अलग अलग विशेषता आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। अगला देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्त्स्य व्यंजन क्या होता है। वर्त्स्य का अर्थ होता है बच्चे मसूड़ा। ठीक है, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग ऊपर के मसूड़ों को स्पर्श करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्त्स्य व्यंजन कहते हैं। इन्होंने यहाँ पर 3 ही रखे, ल, र, स, ज, बल्कि एक और होता है न, ल, स, र, ज।
5 होते हैं ये, न ल स र ज, 3 इन्होंने रखे हैं ल र स, ठीक है। आपने नल सरज से याद रखना है इसको, नल सरज, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि द्वितीय वर्ण क्या होते हैं। द्वितीय वर्ण याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि द्वितीय वर्ण क्या होता है। तो जो वर्ण दो वर्णों के मेल से मिलकर एक वर्ण का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चा हो गया, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा द्वितीय व्यंजन है, याद रखिएगा। देखिए दिल्ली है, कुत्ता है, जिसमें क्या होता है, दो वर्ण के मेल से एक वर्ण का निर्माण होता है। जैसे जच्चा, बच्चा, दिल्ली, कुत्ता, है ना, ये सब। अब देखो अरबी फारसी के भी 4-5 यहाँ पर वर्ण रखे गए थे, क, ख, ग, ज और फ। अब ये बोल रहा है कि अक्षर क्या होता है, अक्षर ही वर्ण होता है। एक ही श्वास के झटके के से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे राम, राम शब्द में 2 अक्षर है, रा और म, यानी कि यहाँ पर अक्षर ही वर्ण होता है वैसे, लेकिन अक्षर में आपने ध्यान रखना है जिसमें एक ही श्वास के साथ जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, ठीक है। तो कुल कितने वर्ण है बच्चे, तो मूल वर्ण थे आपके 44, ठीक है। और कुल कितने यहाँ पर, तो कुल 52 रहते हैं। 52 कैसे हैं, स्वर 11 होते हैं, फिर 2 हमारे पास क्या है, योग वाहा है, अंग और आहा, है ना, यानी कि अनुस्वार और आपका विसर्ग, ठीक है। और फिर इसके बाद हम व्यंजन देखते हैं। यहाँ पर व्यंजन कितने टोटल, तो यहाँ पर 39 रखे गए हैं व्यंजन, और कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं हमारे पास, तो 52 यहाँ पर बन जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेती कि उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उच्चारण स्थान वाला टॉपिक, उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कंठ से आपका क्या क्या उच्चारित होता है। कंठ से आपका स्वर भी हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं, अ, आ, पूरा का पूरा, क वर्ग, ठीक है, ह और आपका विसर्ग, ठीक है, यानी कि ये आहा। इनका उच्चारण कहाँ से होता है बच्चे, तो कंठ से होता है। दूसरा हमारा आता है यहाँ पर, दूसरा तालु। तालु से क्या क्या उच्चारित किया जाता है, ई, च वर्ग, च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, य और आपका श, ई चू यश भी आप इसको ट्रिक पढ़ सकते हैं। तीसरा आता है हमारा कंठ तालु के बाद आपका मूर्धा, मूर्धा से आपका ट वर्ग आएगा, री, ट वर्ग, र और आपका श। इनका लिखने का क्रम ऐसे होता है, पहले शलगम वाला, फिर षटकोण वाला, फिर सलेट वाला श लिखा जाता है। अगला जो यहाँ पर आता है, फिर इसके बाद चौथा दंत। दंत से कौन कौन रहेंगे आपके, ल, त वर्ग और आपका स। फिर आता 5वां ओष्ठ, ओष्ठ से आपका उ और आपका प वर्ग, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। इसका आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। नेक्स्ट हमारा छठा पढ़ेंगे हम यहाँ पर नासिके। नासिके तो सभी को पता ही है, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर ग, य, ण, न और आपका म, ठीक है। ये पंचमाक्षर आएंगे इसमें सारे के सारे। अगला जो यहाँ पर उच्चारण होता है हमारे पास, वो होता है आपका कंठ तालु से। कंठ तालु से 2 वर्ण आएंगे आपके, कौन कौन से, ए और आई, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये। फिर आता है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ से भी 2 आएंगे, ओ और आपका आउ। फिर आता है दंत ओष्ठ। इन तीनों को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। व और आपका नुक्ते वाला फ, इसको नुक्ता कहते हैं जो नीचे बिंदी सी लगी होती है, ठीक है। और अगला देखो अली जीवा काकल्य। अली जीवा काकल्य का मतलब होता है कि स्वर तंत्र से हम एक वर्ण का उच्चारण करते हैं, वो आपका ह, ठीक है। और अनुनासिक कौन सा होता है हमारा, अंग, अनुनासिक किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और एक और होता है हमारा वर्ष्य। वर्ष्य का मतलब होता है यहाँ पर मसूड़ों से, मैंने आपको भी बताया, न, ल, स, र और आपका ज, इनका उच्चारण स्थान ये होता है।
क्रम में अगर देखें तो ये जो वर्ष से आता है बच्चे, वर्ष से का आप ध्यान रखें, न को लेकर हम ध्यान रखेंगे थोड़ा, क्योंकि न के 3 हमारे पास स्थान है, बाकी सबके 2 ही बनते हैं। तो आपने अगर एग्ज़ाम में कभी बनता है तो इसको पहले इसको प्रायोरिटी पहले देनी है, बाकी स्थानों को बाद में देना है। न में देखो, न का हमारा सबसे पहले आपका नासिका होता है, इसमें नासिका से भी ये बोला जाता है आपका। और कहाँ से बोला जाएगा, वर्ष से हो गया, और एक आपका दंत, ठीक है। तो यानी कि अगर एग्ज़ाम में कभी बनता है तो हमने फर्स्ट ऑप्शन हमेशा नासिका को चूज़ करना है, दूसरा वर्षे को, और तीसरा दंत को। बाकी में ये दूसरा रहेगा हमेशा, फर्स्ट रहेगा ल, फर्स्ट अगर ऑप्शन वर्ष से आता तो वर्ष से आपने लगाना है, अदरवाइज फिर आपका ये दंत इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको उच्चारण स्थान यहाँ पर बता दिए हैं कि किसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है ना, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और सभी स्वर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारित किया जाता है, ठीक है। देखो, ओ अ आपका कंठोष्ठ है यहाँ पर, ह आपका स्वर यंत्र से है, व आपका दंतोष्ठ है, व है ना, ए आई आपका कंठ तालु से है, और ओ आपका औष्ठ। इन्होंने स्वर का उच्चारण स्थान अलग से किया है, और आपका जो व्यंजन का उच्चारण स्थान है, मतलब इस PDF के हिसाब से यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको आसान भाषा में ये बता दिया है, और यहीं पर हमारा जो आपका वर्ण विचार वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इसको लेकर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी कि इसको लेकर कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। तो पहला चैप्टर इसका ख़त्म हो जाता है, कौन सा, वर्ण विचार वाला। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वर्ण विचार के अंदर, वो बच्चे आपका संधि वाला टॉपिक यहाँ पर रहेगा। संधि से भी हर बार क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका कोई सा भी हिमाचल प्रदेश के अंदर या पूरे इंडिया में कोई सा भी एग्जाम होता है, तो यानी कि संधि का टॉपिक वहाँ पर बनता ही बनता है। आपका संधि हो गया, है ना। हिंदी व्याकरण में अभी मूल होते हैं, मेनली आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपका अदर जो आपका बाकी के जो टॉपिक होते हैं वो आप अच्छे से इनको कर पाते हैं। तो पहला आपका चैप्टर वर्ण विचार वाला यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर इसी के अंदर हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे फिर संधि को। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने का आसान भाषा में। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।